पीएम मोदी के मन की बात का 126वां संस्करण। देश भर ने सुनी पीएम के मन की बात, कई बड़े मुद्दों पर चर्चा। विजय की रैली में भगदड़, 39 मौतें। पीएम राहत कोष से अनुग्रह राशि का ऐलान, मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000। गजवाए हिंद पर सीएम योगी का सख्त संदेश। बलरामपुर में गरजे सीएम योगी, बोले उनका सपना देखना भी गुनाह। गरुड़ भगदड़ पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, ये प्राकृतिक नहीं मानव निर्मित आपदा, कहां भीड़ नियंत्रण की एसओपी नहीं। बरेली हिंसा मामले में 49 लोग गिरफ्तार, पुलिस का एक्शन जारी। मामले में 2500 अज्ञात, 180 नामजद आरोपी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 126वां संस्करण था, जिसे देश के कोने कोने से बड़े चाव से सुना गया। दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे तमाम राज्यों के सीएम और बड़े नेताओं के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों ने भी पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर प्रकाश भी डाला। उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। इसके अलावा उन्होंने आज लता मंगेशकर की जयंती को लेकर उनकी सराहना की और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पीएम ने आगे कहा भगत सिंह का जिक्र करते हुए कि अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा पुंज है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आरएसएस के 100 साल से लेकर नवरात्रि और छठ पूजा पर भी बातें की है और उनके महत्व पर भी प्रकाश डाला है। आज का 126वां मन की बात का उद्बोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का वास्तव में अद्भुत था। इतने व्यापक विषय आज उन्होंने रखे, विशेषकर हमारी बेटियों को प्रोत्साहित करना, संत वाल्मीकि जी को याद करना, जिस प्रकार से उन्होंने लता मंगेशकर जी और शहीद भगत सिंह जी को और भूपेन हजारिका जी के बारे में हम सबको जानकारी दी, जुबीन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी। जो आजादी के बाद स्वदेशी की भावना को भारत ने लगभग त्याग कर दिया था, गत 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने खादी और स्वदेशी को जो प्राथमिकता दी है और अब जीएसटी बचत उत्सव मनाकर नवरात्रि से लेके शुरू कर दिया गया है। बहुत वस्तुओं के ऊपर जीएसटी में बचत की गई है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व, छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। भारत के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत अभिनंदन, उनको बहुत प्रणाम। ये जो हम लोग की इच्छा थी कि छठ ऐसा पर्व है जहां डूबते हुए सूर्य को पहले अर्घ देते हैं, उगते हुए को सुबह बाद में देते हैं, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है। तो ये जो छठ की महिमा है, अमीर गरीब सब मिलकर करते हैं। बहुत सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मन की बात में, हर बात के मायने होते हैं, हर बात प्रेरणा देने वाली होती है। और आज के इस एपिसोड में स्वदेशी वस्तुओं के साथ भारतीय दिवाली मनाई जाए, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिवाली का त्यौहार है, स्वदेशी वस्तुएं खरीदें और स्वदेशी ही बेचें, ये बहुत जरूरी है आत्मनिर्भर भारत के लिए। मन की बात में बिहार के लोगों का दिल छूने का काम किया है और जिस तरह से उन्होंने जो छठ आस्था का पर्व है, छठ महापर्व कहा जाता है, उन्होंने कहा कि जिस तरह हमने दुर्गा माता के दुर्गा पूजा को कलकत्ता का उन
को यूनेस्को की सूची में और यूनेस्को की सूची में उसको चिन्हित करने का काम किया गया। इस बार प्रयास रहेगा कि छठ महापर्व को भी यूनेस्को अपने सूची में शामिल करे। और इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर का। तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की एक राजनीतिक रैली में हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए दुख व्यक्त किया है और घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की है। इसके अलावा घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि मामले पर राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौर का भी बयान सामने आया। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही ये भी कहा कि केंद्र सरकार हर संभव मदद प्रदान कर रही है। स्थिति है, मैं तो देखिए वो राजनेता बन रहा है, एक विजय नाम करके, वहाँ पर एक कोई नया फिल्मी सितारा है जो उभर करके और राजनीतिक क्षेत्र में आता है। विशेष रूप से कुछ प्रदेश हमारे ऐसे हैं जिसमें फिल्म में काम करने वाले कलाकार के प्रति लोगों में आकर्षण बढ़ता जा रहा है। अब वो तो आगे समय बताया गया है कि कौन कितना जन सेवा कर रहा है। अब वहाँ की स्थिति बहुत अलग है। अब वो पहले अनुमति ली थी कि 10,000 लोग एकत्रित होंगे, फिर भी वहाँ के प्रशासन ने सोचा कि शायद 31,000 इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन 1 लाख से अधिक लोग इकट्ठे हो गए। वहाँ भगदड़ मची, कई नागरिक मर भी गए, तो बहुत दुख है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश इस वक्त एक ऐसा गहरा समंदर बन गया है जिसमें पोस्टर, वॉर और बयानबाजी की तमाम तल्खियों के ज्वार भाटे हिलोरे ले रहे हैं। लेकिन अराजक तत्वों को मिट्टी में मिला देने की सौगंध लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी उनके सामने सीना तान कर खड़े हैं। माथे पर तिलक, चेहरे पर चमक और होठों पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान। लेकिन जिस किसी ने भी उस मुस्कान को हल्के में लेने की गुस्ताखी की, वो वक्त बेवक्त काल के गाल में समा गया और प्रदेश में चल रही धार्मिक और सियासी जंग के बीच एक बार फिर सीएम योगी का सख्त संदेश आ गया है। गजवाए हिंद का सपना मन में पालने वालों के लिए सीएम योगी ने एक बार फिर फरमान जारी कर दिया है कि अगर किसी ने यह सपना देखा तो उसका जहन्नुम में जाने का टिकट कट जाएगा। लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीते दिन तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और इस मामले पर देश के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने करूर भगदड़ पर कहा है कि ये दुर्घटनाएं नहीं है, इसे प्राकृतिक नहीं कहा जा सकता है, ये मानव निर्मित है। मनोज झा ने कहा कि भीड़ इकट्ठा करना सबसे आसान काम है, लेकिन क्या भीड़ नियंत्रण के लिए कोई एसओपी है? उन्होंने ये भी कहा कि आज भगदड़
भगदड़ हुई, लोग मरे, लेकिन कल परसों तक सब इसे भूल जाएंगे। मनोज झा ने कहा है कि भीड़ प्रबंधन एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको मिलकर हल करना होगा। बीते एक वर्ष में आप कई दफा इस तरह के हादसों पर सवाल पूछ चुके होंगे। ये हादसे नहीं है, इसे प्राकृतिक तो नहीं कहेंगे, मैनमेड ही है। हमने इस देश में न जाने क्या कर दिया। भीड़ बुलाना सबसे आसान काम है। भीड़ को नियंत्रण का कोई एसओपी है? क्या होगा ना कि आज शाम तक ये 39-40 का आंकड़ा ये फेसलेस नेमलेस लोग रहेंगे। कल कोई जिक्र नहीं होगा। चलिए कल हो जाएगा, परसों कोई जिक्र नहीं होगा। ये संवेदना का हाल है और ये हमारी व्यवस्थाओं का हाल है। सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है। अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं हुई, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं हो, केरल में हो, क्या तस्दीक करती है? एज ए नेशन वी हैव फेल्ड टू डेवलप क्राउड मैनेजमेंट पॉलिसीज। यूपी के बरेली में बीते शुक्रवार की नमाज के बाद हिंसा का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस का सख्त एक्शन भी लगातार जारी रहा। पुलिस ने अब तक 49 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां आपको बता दें कि पिछले दिन मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद रात भर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 41 और आरोपियों को पकड़ लिया है। इस तरह अब तक कुल 49 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 9 अन्य लोगों की भी पूछताछ जारी है और उसे हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 180 नामजद लोगों के खिलाफ दंगा और अन्य आरोपों में 10 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। नामजद आरोपियों में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख रजा खान भी शामिल है, जिन पर कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान करने का आरोप है। इसके अलावा 2500 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बड़ी चाल चल दी है। पार्टी ने चुनाव प्रभारी के तौर पर बिहार के सियासी मैदान में धर्मेंद्र प्रधान, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को उतार दिया है। बिहार चुनाव को काफी सारे मुद्दों से जोड़कर बड़ा अहम माना जा रहा है। ऐसे में इन्हीं तीनों चेहरों पर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है, देखिए इस रिपोर्ट में। साल था 2014। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी थी। उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। उस चुनाव में उत्तर प्रदेश की कमान जहां वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को दी गई, तो वहीं बिहार चुनाव की कमान अमित शाह और नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई, जिसका परिणाम चुनाव के बाद आया, जब एनडीए को यूपी की 80 में से 73 और बिहार की 40 में से 31 सीटों पर प्रचंड जीत मिली। यूपी और बिहार की 120 लोकसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन को 104 सीटों पर मिली जीत के दम पर केंद्र में नरेंद्र मोदी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसी तरह एक बार फिर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद साथियों में गिने जाने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को सह प्रभारी बनाया गया है। तो आइए समझाते हैं आपको कि बीजेपी के नव नियुक्त चुनाव प्रभारियों के पीछे की चुनावी रणनीति आखिर क्या है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है। इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जाती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके अच्छे संबंध हैं। साल 2012 में वो बिहार से राज्यसभा भी जा चुके हैं। वहीं उनके पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे देवेंद्र प्रधान के भी व्यक्तिगत संबंध नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधान का राजनीतिक रिकॉर्ड भी काफी बेहतर रहा है। बीजेपी ने जिस भी राज्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी, वो उतनी ही मजबूती के साथ वहां प्रदर्शन करते नजर आए। अब इस बार लड़ाई राजद और कांग्रेस के साथ है। हालांकि इससे पहले भी प्रधान अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। साल 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधान सह प्रभारी थे। उस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को बिहार में अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी।
राज्य की 243 सीटों में से बीजेपी को जहां 91 सीटें मिली थी, वहीं एनडीए को 206 सीट पे जीत मिली थी। तो वहीं अपने गृह राज्य उड़ीसा में पहली बार बीजेपी का प्रदेश की सत्ता दिलाने का श्रेय भी प्रधान को ही दिया जाता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में वो लोकसभा और विधानसभा दोनों के प्रभारी रहे थे। इस चुनाव में जहां बीजेपी को लोकसभा की 21 में से 20 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं विधानसभा की 147 सीटों में बीजेपी को 78 सीटों पर जीत मिली। इसी के साथ बीजेपी को अपने दम पर पहली बार राज्य की सत्ता हासिल हुई थी। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के बाद पहला विधानसभा का चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ, जिसमें से हरियाणा की जिम्मेदारी प्रधान के कंधे पर आई। चुनाव के दौरान ऐसी स्थिति लग रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। वहीं कांग्रेस जीत की पूरी तैयारी कर चुकी थी। इसके पीछे की वजह ये थी कि कुछ महीने पहले ही लोकसभा के हुए चुनाव में राज्य की लोकसभा में बीजेपी की संख्या आधी हो गई थी। ऐसे में प्रधान ने अपनी चुनावी रणनीति के दम पर न केवल पार्टी को जीत दिलाई, बल्कि राज्य में हरियाणा को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिलाते हुए 48 सीटें पार्टी की झोली में डाल दी। साल 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया गया था। उस चुनाव में बीजेपी को राज्य की 403 में से 255 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में उन्होंने देश और प्रदेश के नेतृत्वकर्ता मोदी योगी के मैजिक को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे पहले साल 2017 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने थे। इस चुनाव की जिम्मेदारी प्रधान को सौंपी गई। इस चुनाव में उन्होंने न केवल बीजेपी को सत्ता दिलाई, बल्कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार बनाने का रास्ता भी साफ कर दिया। साल 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधान ने अपनी रणनीतिक कौशल से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पटकनी दे दी थी। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान को नंदीग्राम विधानसभा सीट का प्रभारी नियुक्त किया गया था, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच लड़ाई थी। इस चुनाव में ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बीजेपी पहली बार राज्य में बड़ी संख्या में सीटें जीतकर मुख्य विपक्ष दल बन गई थी। बिहार चुनाव को लेकर प्रधान के सहयोगी नियुक्त किए गए केशव मौर्य बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरा माने जाते थे। केशव जिस जाति से आते हैं, उसका एक बड़ा वोट बैंक बिहार में भी है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार के बड़े वोट बैंक में लवकुश समीकरण का प्रमुख योगदान माना जाता है। दरअसल कुर्मी और कोयरी जाति को लवकुश माना जाता है, क्योंकि भगवान राम के पुत्र लवकुश को लेकर कुर्मी और कोयरी जात के लोग बारिश होने का दावा करते हैं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, वहीं केशव कोयरी जाति से आते हैं, यानी बीजेपी एक तीर से दो निशाने साध रही है। इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव प्रबंधन की बात करें तो साल 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा गया था, क्योंकि उस चुनाव के दौरान केशव ही राज्य बीजेपी के अध्यक्ष थे। इस चुनाव में बीजेपी ने राज्य की 403 विधानसभा सीटों में से 312 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। बिहार चुनाव में सह प्रभारी केशव मौर्य और सीआर पाटिल बनाए गए हैं। सीआर पाटिल वर्तमान में मोदी कैबिनेट का हिस्सा हैं। वो पूर्व में बीजेपी गुजरात इकाई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पाटिल के नेतृत्व में ही गुजरात बीजेपी का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पाटिल ही बीजेपी के अध्यक्ष थे। इस दौरान संगठन का जिम्मा उनके पास था। राज्य की 182 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 156 सीटों पर प्रचंड जीत मिली थी। तो आपको क्या कहना है? क्या ये त्रिकोण, ये ट्रम्प कार्ड क्या बीजेपी को बिहार में जीत दिला पाएगा, या फिर बिहार की जनता भरोसा दिखाएगी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर? और देखते रहिए आज की खबर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।